वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर पे, फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और फिर बात करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम की। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर। एरिया क्या वेक्टर क्वांटिटी है? व्हाट इज़ एरिया? क्या एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं? तो टॉपिक का नाम तो यही बता रहा है, एरिया वेक्टर मींस एरिया शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एरिया क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एरिया मींस स्पेस ऑफ, जगह जिसको बोलते हो तुम लोग, स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर करता है उसको हम एरिया कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर कर सकता है उसको अगर आप एरिया कहते हैं। तो ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये एसी है, एसी का रिमोट है। इस एसी का रिमोट जो है उसकी ये सरफेस कुछ स्पेस कवर कर रही है। कहाँ पे कवर कर रही है? दिस सरफेस इज कवरिंग द स्पेस एट दिस बोर्ड। ये जो बैकवर्ड सरफेस है ये कहाँ पे कवर अप कर रहा है? ये कवर कर रहा है बोर्ड पर। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, ये सरफेस कहाँ पे स्पेस कवर कर रहा है? ये उस तरफ कर रहा है। ये सरफेस कहाँ पे स्पेस कवर कर रहा है? इस तरफ कर रहा है। ये सरफेस इस तरफ कवर कर रहा है। मतलब इस सरफेस की एरिया यानी स्पेस कवरिंग की डायरेक्शन इस तरफ है। इस सरफेस की एरिया कवर करने की डायरेक्शन स्पेस कवर की इस डायरेक्शन में है। इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ है, और इस टॉप की टॉप पे है। तो हर सरफेस का एरिया जो है यानी जो उसका स्पेस कवर्ड है उसकी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुई ना, या नहीं हुई? एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डायरेक्शन। लाइक अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये सिर्फ इतना ही स्पेस कवर कर रहा है, ये वाला स्पेस कवर कर रहा है। और कहाँ कवर कर रहा है? बोर्ड पे कवर कर रहा है। तो इस वाले एरिया की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। इस वाले एरिया की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। और हमने सुना है जिस चीज़ की, जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है। तो एरिया इज व्हाट? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेयर इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस लाइक दिस वन। इस वाली एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वाले एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी यहाँ है, हमेशा कहाँ है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is normal to the surface। इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम क्या रखा है? एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। जिस हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नाम दिया है वो किसको दिया है? पिछली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करते हुए मैंने आपको कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो पास पास होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वीक होंगी तो वो दूर होती हुई चली जाएंगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग हियर थ्रू अ फिक्स्ड एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग हियर फ्रॉम द सेम एरिया। उसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ज़्यादा पास हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस पास हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 ओनली 2 लाइंस आर पासिंग थ्रू। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी नंबर हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, क्योंकि वो मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है तो फिर हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द फील्ड, यहाँ क्या है, वीकनेस ऑफ द फील्ड। और थोड़ा आगे चले जाएं, और ज़्यादा वीकनेस ऑफ द फील्ड को रिप्रेजेंट कर, एरिया सेम रखा हुआ है हमने। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड एरिया इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ से हम बनाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। और नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, ये जरूर ध्यान रखना है, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ फिक्स्ड और फाइनाइट एरिया। Number of electric field lines passing through a fixed area is called electric flux. Now how will you represent this electric flux? आप इसके लिए फॉर्मूला कहाँ से लेके आएंगे, तो फॉर्मूला भी यहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। मतलब ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज़्यादा होंगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, means number of electric field lines is directly proportional to electric field। जितनी strong electric field उतनी ज़्यादा electric field lines। क्लियर है मेरी बात। और किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू फिक्स्ड एरिया। तो एरिया जितनी बड़ी लोगे क्या उतनी ज़्यादा लाइनें पास होंगी। समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है ना, और हमने कहा भाई इस वाले एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं जी, 3। हमने एरिया बढ़ा दी, कितनी हो गई 5, और एरिया बढ़ा दें और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी फिक्स डायरेक्शन में तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी फिक्स्ड पॉइंट से या एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंडेड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्मॉल एरिया लेके फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलो वो आगे का कॉन्सेप्ट हो, फिलहाल के लिए तो यही समझते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाने पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। क्या और किसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? मैंने आपको फ़ैन वाला एग्जांपल दिया था ना, फ़ैन यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ कम एरिया में ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं, यहाँ उतनी ही एरिया में कम लाइनें पास हो रही, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। बताया था ना एग्जांपल आपको, E इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन मैं पूछ रहा था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अलावा किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करती हैं या नहीं? तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे पास हो रही हैं। तो इस वाली सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, मान लेते हैं 50 लाइंस पास हो रही हैं। अब हमने इसको यूं कर दिया, क्या अभी भी उतनी ही लाइन पास हो रही हैं, थोड़ी कम हो गई? और थोड़ा कम करते हैं, और थोड़ा कम करते हैं। अब एक भी लाइन पास नहीं हो रही। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
मैंने कहा एक सरफेस ऐसे रखी हुई है, ऐसे, इससे बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं और तुमने इसी सरफेस को ऐसे कर दिया। अभी देखो लाइनें कम हो गई। तुमने इसको एक एंगल पे बेंड कर दिया और इमेजिन करो अगर तुमने ऐसे कर दिया होता तो और कम लाइनें यानी 0 लाइनें पास होती। तो जैसे जैसे ऐसे से एंगल को हम कम करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं। मतलब थीटा पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर अब यहाँ डिस्कशन का पॉइंट क्या है, ज़रा उसको समझते हैं। ध्यान से समझो बेटा, ये एक सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस रखी हुई है ये वाली। अब यहाँ से जो लाइनें पास हो रही हैं और ये हमारा सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर, क्योंकि मैंने कहा एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है ना। जैसे ये हमने लिया एरिया, ये हमने ली सरफेस, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी यहीं हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही जा रहे हैं, और इन दोनों में कितना एंगल है? 0। मतलब थीटा है 0। जब थीटा 0 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग मैक्सिमम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? मैक्सिमम है। कब? जब E और A में थीटा 0 है, जब E और A में 0 एंगल है। आप कहेंगे वो कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हुई और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी उधर ही हुआ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 है। और जब तक थीटा 0 है, जब तक थीटा 0 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है। और जब इस सरफेस को हमने घुमाना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई। ऐसे किया तो 0 हो गई। अब ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अभी भी यहाँ हैं, लेकिन एरिया वेक्टर यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ है, एरिया वेक्टर यहाँ है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर अब यहाँ हो चुका है या फिर यहाँ हो चुका है। तो अगर एरिया वेक्टर यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ है, तो दोनों में कितना एंगल हुआ? यहाँ और यहाँ थीटा 90 हुआ। और जब थीटा 90 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम हो गई। अब बताओ भाई, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो थीटा 0 होने पर मैक्सिमम होता है और थीटा 90 होने पे मिनिमम हो जाता है? दैट इज कॉस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा, ई क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन अगर कॉस थीटा के हिसाब से देखें तो कॉस 0 पे मैक्सिमम, कॉस 90 पे मिनिमम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ कॉस थीटा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इन तीनों क्वांटिटीज को, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और जब दो क्वांटिटीज में कॉस थीटा आता है तो ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस? दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई कर देते हैं यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला हुआ ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, चूँकि पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड फाइनाइट एरिया था, क्लोज्ड एरिया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एरिया तो हम कैसे भी ले सकते हैं, तो हम एक स्मॉल एरिया लेंगे ds और फिर उसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा E डॉट ds। ये तो d फाई हुआ, तो फाई क्या होगा? फाई इज द इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds
and as the surface is closed, area should be closed, so I will say it closed integral. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? closed integral of E dot ds. Closed integral of E dot ds is इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता लगा. इनडायरेक्टली कहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला पता लगा, एंड दैट वाज द क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और जितनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी. एंड एरिया बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी. एरिया कम करेंगे तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुआ. और तीसरा आया कॉस थीटा. तो हमने मतलब बाय कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला निकाला, ई ए कॉस थीटा, या फिर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस. किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड एरिया. अब एक साइंटिस्ट जिनका नाम है गॉस साहब क्या कहते हैं? गॉस साहब कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड एरिया. अरे क्या बात कर रहे हो? ये क्या है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड एरिया मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉस साहब कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड एरिया इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन सरफेस. चार्ज एनक्लोज्ड हो देता. चार्ज एनक्लोज यानी कोई भी सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज करके रखती है उसकी n/1/ε0 टाइम्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अरे ये तो कमाल हो गया. हमने इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा कॉन्सेप्ट लगाया, तब हमें जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला मिला. इन्होंने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें बता दिया गया, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज. मतलब गॉस साहब ने भी हमें किस चीज़ का फॉर्मूला बताया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. और हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो भी किसका फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. हमारे और इनके फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसके लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बनाया है. इनसे हमने पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो इन्होंने कहा भाई आया यही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही होगी, लेकिन इसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है. प्रूफ हम करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए हम एक और टॉपिक इन्होंने ही हमें डिसाइड किया, हमें बताया. उन्होंने कहा गॉसियन सरफेस की बात करते हैं. उसके बाद इन्होंने हमें प्रूफ करके बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है थ्रू एनक्लोज्ड. तो यानी कि अब हमें बेसिकली ये जो गॉस की स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी होती हैं, इसी को प्रूफ करना है. और उसके लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. इसमें और कोई लॉजिक नहीं दिया इन्होंने ये बताया है. कहाँ से आया कुछ नहीं पता, बट ये बाद में वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, तो हम इसे मान लेंगे. इन्होंने हमें एक और चीज़ डिसाइड करके दी, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस. व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस? तो इन्होंने कहा भाई किसी भी चार्ज के अराउंड, ये स्फेरिकल चार्ज है मान लेते हैं कोई Q,
अब इस चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। तो इन्होंने कहा इस पूरी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी ने हमें बताया था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे R बढ़ेगा E कम हो जाएगा, मतलब इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। पर गॉस साहब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि कांस्टेंट है। नेग्लिजिबल बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कांस्टेंट बोला। प्रैक्टिकली समझने के लिए आप समझें कि कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, होता क्या है, जो चेंज है वो बहुत छोटा है। तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे ये चार्ज है, अब ये चार्ज कैसा, लीनियर चार्ज है, तो इसके अराउंड चारों तरफ, जैसे ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल एरिया ऐसा बन जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, और इस सिलेंड्रिकल एरिया को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये चार्ज स्फेरिकल है, इसके अराउंड चार्ज जो सरफेस बनेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो हम उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये जो सरफेस हमने इसके अराउंड बनाई दैट इज गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और उसी में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉसियन सरफेस इज एरिया अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, एरिया अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी in which electric field remains constant। क्लियर है? तो किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है हम उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। ये हमने नहीं कहा, किसने कहा? गॉस साहब ने कहा। तो गॉसियन सरफेस क्या है और ये क्या है? गॉस स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने एक स्फेरिकल चार्ज लिया। क्यों? क्या करने जा रहे हैं हम? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके भाई, हमने एक स्फेरिकल चार्ज लिया क्यू, तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बन गई स्फेरिकल, और इस गॉसियन सरफेस में एक स्मॉल एरिया हमने लिया ds जिसका एरिया वेक्टर है इस तरफ। ठीक है भाई, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, तो E और ds में जो एंगल है वो हुआ 0, और हमारे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds जो हमने बाय कॉन्सेप्ट निकाला था। क्लियर है? तो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds वेयर ds इज नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो E और ds में थीटा क्या है? 0 है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 0। तो फाइनली ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E ds cos 0। अब इस E ds cos 0 को हम क्या लिख सकते हैं? E इंटीग्रल ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये ds क्या है? ds मीन्स एरिया। कौन, किसकी एरिया? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एंड द गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल, लेट्स इट्स रेडियस इज स्मॉल r, then phi is equal to E integral ds is area and area of the sphere। स्फेयर क्यों? गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल बनी है यहाँ पर, तो E इंटू एरिया इज 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
1/4πε0 Q/r², यही तो पढ़ा था हमने, इंटू 4πr², 4πr² कैंसिल हो गया, क्या बचा, दिस इज Q/ε0, 1/ε0 टाइम्स Q। आ गया भाई फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स Q, यही तो कहा था गॉस साहब ने, और आपने इस बात को प्रूव भी कर दिया। इसी को हमने फ्यूचर में कहा गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम के हिसाब से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, हमारे हिसाब से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, एंड दिस इज योर गॉस थ्योरम। यही क्या है? गॉस थ्योरम है। अच्छा जी, फिर तो प्रूफ हो गया, वेरीफाइड भी हो गया। अब मेरे दिमाग में जो सवाल है, मेरे दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में जो सवाल है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है वो स्फेरिकल है, यानी 4πr² है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4πε0 टाइम्स r² है। अगर हमारा चार्ज स्फेरिकल ना होके लीनियर होता तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनती, और गॉसियन सरफेस अगर सिलिंड्रिकल बनती तो एरिया 4πr² तो नहीं आता, और जब एरिया 4πr² नहीं आता तो क्या ये प्रूफ हो पाता? बिल्कुल हो पाता, लेकिन तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल चार्ज के लिए वैलिड है। अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, याद करो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है। मतलब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी चेंज होता और गॉसियन सरफेस की एरिया का, और तब भी यही प्रूफ होता। यानी चार्ज किसी भी तरह का हो, ज़रूरी नहीं स्फेरिकल हो, किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए ये वैलिड है गॉस थ्योरम, दैट क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, विच इज नोन एज गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, यानी इसके यूज से जो हमने लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, जो डेरिवेशन बहुत बड़ी हो गई थी, अब हम लोग गॉस थ्योरम, एक वैलिड हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, इसका यूज़ करके बहुत सारे तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, और वो हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान भी होगा, और हम उसे कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।